नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद DK में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गणित पेडागोजी, गणित शिक्षण शास्त्र के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार से सीटेट, यूपीटेट और अन्य टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आपको ये टेट एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी प्रश्न साबित होंगे। तो आइए और देखते हैं आज के हमारे गणित शिक्षण शास्त्र संबंधित 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और 15 ही क्वेश्चन हमारे गणित पेडागोजी से पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन हमारे सवाल के रूप में होते हैं। तो आइए और देखते हैं और आप इन 15 प्रश्न से कितने प्रश्न को सही हल करते हैं ये भी अपना टेस्ट करके यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती है। तो देखिए गणित की पहेलियां जो होती है वो किस बात में विद्यार्थियों की मदद करती है? कक्षा में प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। क्या हमें बच्चों की ये पहचान होती है कि ये विद्यार्थी प्रतिभा संपन्न है इन पहेलियों की मदद से। सेकेंड, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में। सी है समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में और डी है समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी और डी थोड़े थोड़े हमें देखने में एक जैसे ही लग रहे हैं, परंतु थोड़ा सा इनमें अंतर है। अब देखिए हमारा जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन डी, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। देखिए समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में पहेलियां किस प्रकार से मदद करती है। तो मान लिया जाए कि आपको कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की पजल देता है, पहेली देता है और आप उस पहेली को सुलझा देते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं और आप उसे सुलझा देते हैं। तो उसको सुलझाने के बाद आपके अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो पैदा होता है और आप आत्मविश्वास से भर जाते हैं कि अरे मैं तो कोई भी पहेली, कोई भी कठिन से कठिन समस्या को आसानी से सुलझा सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको प्रोत्साहित किसने किया, उस पजल्स ने किया जिसको आपने सुलझाने की कोशिश की। तो उसी प्रकार से कक्षा के अंदर भी जो विद्यार्थी होते हैं ना उनको जो पजल्स मिलती हैं तो वो उनके अंदर क्या करती हैं, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा यहाँ पर सही उत्तर। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर गणितीय संचारण उल्लेख करता है। गणितीय संचारण किसका उल्लेख करता है? गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता का, बी है समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का और सी है गणित में प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, डी है गणित के कक्ष में बोलने की क्षमता। तो देखिए गणितीय संचारण जो होता है वो उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता का। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्न और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, तो वह है। अब देखिए वो कौन सी अवस्था में है ये हमें देखना है। विभाजनात्मक अवस्था में है, उपादान अवस्था में है या संक्रियात्मक अवस्था में है या परिणात्मक अवस्था में है। तो देखिए शिक्षार्थी पूर्णांक को भिन्न और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाओं को संपन्न करने में समर्थ है। अब देखिए चारों संक्रियाएं जो होती हैं वो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, जो हमारी गणितीय संक्रियाएं होती हैं तो वो इनको करने में समर्थ है। तो वो कौन सी अवस्था में होगा, तो वो यहाँ पर है ऑप्शन सी, संक्रियात्मक अवस्था में। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण होगी, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, बी है उसमें केवल बहुत से अभ्यास होना चाहिए जिससे कि यथा तथ्य अभ्यास किया जा सके, और सी है वह आकर्षक और रंगीन होना चाहिए और डी है वह मोटी और बड़ी होना चाहिए। तो देखिए बात यहाँ पर सिर्फ प्राथमिक स्तर की हो रही है और उसमें गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए ये विशेषता होना चाहिए कि उसमें जो अवधारणाएं हैं उनका परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेरणा, क्रियाकलाप व समायोजन गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? तो देखिए, प्रेरणा, क्रियाकलाप, समायोजन ये गणित के कौन से पक्ष से संबंधित है? ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, सौंदर्यात्मक या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये क्रियात्मक पक्ष से, क्योंकि हम इसमें क्रियाकलाप वगैरह भी करते हैं, प्रेरणा भी मिलती है, तो ये हमारे क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं गणित के। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में रुचि, संवेग तथा मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? तो देखिए, विद्यार्थियों में रुचि, संवेग और मनोवृत्तियों का विकास जो होता है, देखिए आप संवेग को समझ लीजिएगा तो उसी से आपको उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर कौन से पक्ष से संबंधित होंगे? ज्ञानात्मक, ये थोड़ा सा यहाँ पर ज्ञानात्मक लिखा है तो ये ज्ञानात्मक पक्ष है, और भावनात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, और डी है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो रुचि होगी, संवेग होंगे, मनोवृत्तियां होंगी, इनका विकास जो होगा ना वो हमारे भावनात्मक पक्ष से संबंधित होता है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के चयन के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल किए हो, या फिर बी है पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न हो, सी है उदाहरण ज्यादा प्रश्नावली में प्रश्न कम हो, और डी है उदाहरण कम तथा प्रश्नावली में प्रश्न ज्यादा हो। तो देखिए, एक जो हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक हो उसके चयन के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उसमें पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न हो, मतलब जितना हमारे लिए पर्याप्त हो सके उतना उसमें उदाहरण और प्रश्नावली के अंदर प्रश्न होना चाहिए, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, या तर्कात्मक सोच, यहाँ पर तादात्मक लिखा है, तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी होता है, और डी है इनमें से सभी। तो देखिए, गणित विज्ञान विषयों के अध्ययन में तो सहायक होता ही है, साथ साथ हमारे अंदर तार्किक सोच को ये विकसित करता है और व्यवहारिक जीवन में भी बहुत उपयोगी होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके लिए विकल्प डी जो होगा, इनमें से सभी के लिए गणित का जो है महत्व होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते हैं इसलिए विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है? अरस्तु, हर्बर्ट, प्लेटो का या हैमिल्टन का? तो देखिए, ये कथन जो था ये दिया था प्लेटो ने कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते इस विद्यालय में नहीं आ सकते। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित की पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए? अध्यापक के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार, शिक्षार्थियों और विद्यार्थियों के अनुसार, और डी है इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, गणित की जो हमारी पाठ्यपुस्तक होती है ना उसमें विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए पाठ्यक्रम के अनुसार, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, गणित सभ्यता का दर्पण है और यह कथन किस मूल्य से संबंधित है? सांस्कृतिक, अनुशासन संबंधी, सामाजिक, और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उपरोक्त डी हमारा उत्तर होगा। और देखिए, ये प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गणित केवल कठोर अभ्यास से ही सीखा जा सकता है, या बी है गणित सीखने के लिए कठिन विषय है, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती है, और डी है हर कोई गणित सीख सकता है। तो देखिए, बिल्कुल सही बात है, हर कोई गणित सीख सकता है क्योंकि गणित सीखने में और किसी का पाबंद नहीं होता है, और ये कथन यहाँ पर पूरी तरह सत्य कथन होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशिक्षित दुकानदार के द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों के द्वारा चर्चा की जाना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पर गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, और सी है कि सभी गणित समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है, और डी है में अस्पष्टता और बहुत कम
स्तर की शुद्धता है। तो देखिए यहाँ पर बात कौन सी गणित की जा रही है, जो अशिक्षित दुकानदार के द्वारा उपयोग किए जाने वाला गणित है। अब यहाँ पर इसको हम एक इस बात से समझ सकते हैं, मान लीजिए कि हमारे क्षेत्र में जहाँ हम रहते हैं वहाँ आसपास हम दुकानों पर जाते हैं, वहाँ पर दुकानदार जो है वो अशिक्षित है, मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है पर फिर भी दुकान को चला रहा है। तो क्या हम देखें कि वो कभी सामान में लेने देने में कोई चूक करता है या अपने हिसाब किताब में किसी प्रकार की गलती करता है? क्या नहीं करता है। जबकि वो पढ़ा लिखा नहीं है पर फिर भी वो गणित समझता है, लेन देन करता है, सही रूप में करता है। तो हम उसके गणित का उपयोग किस रूप में कर सकते हैं, ये हमारा प्रश्न है। तो देखिए हम उसके गणित का उपयोग किस रूप में कर सकते हैं, तो हम उसे एक वैकल्पिक रणनीति के रूप में, मतलब कक्षा के अंदर बच्चों से हम उसकी चर्चा कर सकते हैं। उनका जोड़ने का तरीका अलग होता है, दुकानदार कैसे जोड़ता है हम देखते हैं। जितना हम सामान खरीदते हैं, मान लीजिए कि हमने एक उदाहरण के रूप में समझते हैं, 10 रुपए का हमने कोई सामान खरीदने के लिए हम जाते हैं, है ना। और मान लीजिए कि 10 रुपए के बदले में हमने कोई भी सामान खरीदा है, हम दुकानदार को वहाँ पर 50 रुपए का नोट देते हैं। तो दुकानदार जो है 10 के बजाय 20 से गिनना शुरू करता है, 20, 30, 40 और 50 ऐसे 10-10 के नोटों हमें वापस कर देता है। तो देखिए उसका गणित कितना अच्छा है, जितने का सामान ले लिया हो तो उतने के बाद से वो गिनना शुरू कर देता है। एक और नोट देगा 20, फिर एक और नोट देगा 30, एक और देगा 40 और एक और देगा 50। 4 नोट देकर के उसकी गिनती 50 पर खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से उसके गणित को हम कक्षा के अंदर एक व्यवहारिक वैकल्पिक रणनीति के रूप में बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। अब देखिए उसमें अस्पष्टता, शुद्धता या हम उसको एक उच्च स्तर पर तो उपयोग नहीं कर सकते हैं, परंतु एक वैकल्पिक रूप में उसे उपयोग किया जा सकता है, व्यवहारिक गणित सीखने के रूप में। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न था। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा ना, ऑप्शन ए होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए। देखिए एक शिक्षक को गणित की कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए। कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करने और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृहकार्य के रूप में देकर के। साथ ही साथ ऑप्शन बी है, यहाँ पर एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहीकृत रखकर उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। सी है, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर। और डी है, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहीकृत रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक शिक्षक है और गणित की कक्षा के अंदर बच्चों के एक विषय का एक समूह है, मतलब अलग अलग ग्रुप बने हैं। तो उस विषय समूह को के बच्चों को शिक्षक कैसे संभाल सकते हैं, तो अलग अलग जो क्षमताओं वाले बच्चे हैं ना, उनको एक साथ समूहीकृत किया जा सकता है ताकि उन्हें एक दूसरे से सीखने का अवसर मिल सके। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा हमारे लिए बिल्कुल सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जा सकता, तो क्यों नहीं किया जाता है, सॉरी। बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। बी यहाँ पर रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। सी है, रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। डी है, रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। तो देखिए संख्याओं को बनाना तो हम आसानी से बना सकते हैं, अंकों को याद भी आसानी से कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर रोमन अंक जो होते हैं ना, उनमें स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं। हम उनमें स्थानीय मान का पता नहीं लगा सकते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारे लिए सही उत्तर होगा। दोस्तों ये थे आज के हमारे गणित से संबंधित 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी एक और नए किसी वीडियो के साथ।